नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत विषय दीपकम नामक पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक के छठे अध्याय का हिंदी अनुवाद हमने गत वीडियो के माध्यम से किया। यदि आप वह देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल प्रारंभ करते हैं इस अध्याय के व्याकरणिक कार्य को, जो कि दिया है आपके शब्दार्थ के पश्चात। अत्र इदम अव्ययम, यहाँ यह जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? तो प्रत्यय। अब ये न तो त है प्रॉपर और ना ही ये कत है, इसे क्या बोलेंगे? तो प्रत्यय। ठीक है। तो प्रत्ययस्य प्रयोगः भूतकालार्थे कर्मवाच्ये भाववाच्ये च भवति। तो प्रत्ययस्य प्रत्यय का प्रयोग भूतकालार्थे, भूतकाल के अर्थ में, यानी अतीत के लिए, भूतकाल के लिए, भूतकाल के अर्थ में कर्म वाच्य भाव वाच्य च, कर्म वाच्य और भाव वाच्य में होता है। अब पहले तो ये समझना जरूरी है कि वाच्य क्या है और वाच्य के प्रकार कितने हैं। वाच्य अर्थात वाक्य को ही कहा जाता है कि वाक्य का जो स्वरूप है वो वाच्य कहलाता है। वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यानी कर्ता प्रधान हो तो कर्तृवाच्य, कर्म प्रधान हो तो कर्मवाच्य, भाव प्रधान हो तो भाववाच्य। और साधारण और आसान शब्दों में अगर बात करें तो वाक्य की क्रिया का संबंध जिससे हो, अगर वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता से है तो वो कर्तृवाच्य होगा, अगर वाक्य की क्रिया का संबंध कर्म से है तो वो कर्मवाच्य होगा, अगर वाक्य की क्रिया का संबंध भाव से है तो वो भाववाच्य होगा। चलिए अब देखते हैं। धातवः द्विविधा भवन्ति, धातुएं दो प्रकार की होती हैं, अकर्मक सकर्मक। ठीक है, कि एक तो होती है अकर्मक और एक होती है सकर्मक। अकर्मक कर्म के बिना, सकर्मक कर्म के साथ। ठीक है। जैसे यथा जैसे रामः पाठम अपठत, राम ने पाठ पढ़ा, राम ने पाठ पढ़ा। अत्र यहाँ कर्ता, कर्ता कह कौन है, यहाँ कर्ता कौन है? तो किसने पाठ पढ़ा? राम ने, तो राम क्या हो गया? कर्ता। अत्र कर्म किम, यहाँ कर्म कौन है? कर्म का जवाब कैसे मिलता है कि क्या पढ़ा? तो क्या पढ़ा था? पाठ। तो कर्म क्या हो जाएगा? पाठम। क्रिया का, क्रिया क्या है? क्या कर रहा है वो? पढ़ रहा है ना, पढ़ा उसने। तो अपठत क्या है? क्रिया। अब देखिए, क्रियायाः संबंधः केन सह अस्ति, क्रिया का संबंध किसके साथ है? किसके साथ है? पढ़ा, किसने पढ़ा? राम ने पढ़ा, तो राम के साथ यानी कर्ता के साथ है। रामेन सह, राम के साथ, कर्ता के साथ। अब देखिए, अत्र क्रियायाः पुरुषवचन संबंधः कर्तृपदेन सह अस्ति। अत्र यहाँ क्रियाया, क्रिया का पुरुष वचन संबंध, पुरुष और वचन का संबंध कर्तृपदेन, कर्तृपद यानी कर्ता पद के सह में साथ अस्ति में है। यहाँ क्रिया का संबंध यानी क्रिया किस स्वरूप में होगी उसका संबंध कर्त्री के साथ होगा, क्योंकि यहाँ क्रिया का संबंध ही कर्ता के साथ बैठ रहा है, तो उसी के जैसी क्रिया का स्वरूप होगा। ठीक है। परंतु यदा त प्रत्यय युज्यते तर्हि वाक्यम कर्मवाच्य परिवर्तनीयम। परंतु जब त प्रत्यय युज्यते प्रयोग होता है तो वाक्य कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाता है। जैसे रामेण रावणः मारितः, राम के द्वारा रावण मारा गया, राम के द्वारा रावण मारा गया। अब देखो, मारा गया, यहाँ पे मारा नहीं है सीधा। हम कहें कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो ये कर्तृवाच्य होता। लेकिन राम के द्वारा रावण मारा गया, यहाँ कर्म प्रधान हो गया ये, तो कर्म के साथ क्रिया का संबंध है। यदा त प्रत्ययस्य प्रयोगः क्रियते तदा कर्तृतृतीया कर्मणि च प्रथमा भवति। यदा, जब त प्रत्यय, त प्रत्यय का प्रयोग क्रियते किया जाता है, तदा तब कर्तृ कर्ता में, तृतीया कर्मणि में प्रथमा, कर्तरी में तृतीया, कर्तरी क्या? कर्ता जो होता है वाक्य का, उस कर्ता में तृतीय विभक्ति,
और कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। इसके लिए आपको यह आसान तरीके से समझना होगा कि कर्तरीवाच्य में कर्ता और कर्म में कौन सी विभक्ति है और कर्मवाच्य में कर्ता और कर्म में कौन सी विभक्ति है। ठीक है, इसको जब आप आसानी से समझ लेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो मैं थोड़ा सा आपको संक्षेप में और इस तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ कि आपको समझ आ जाए। देखिए एक बार, जैसे मैं अगर बात करूं कर्तृवाच्य की, कर्तृवाच्य में कर्ता और कर्म, ठीक है, एक बार मैंने यहां लिख लिया। फिर कर्मवाच्य की अगर मैं बात करूं, कर्मवाच्य में भी ये दो चीजें अगर लेके चलूं, कर्ता कर्म। और भाववाच्य की अगर मैं बात करूं, भाववाच्य में एक चीज का ध्यान रखना, कर्ता तो होता है लेकिन कर्म होता ही नहीं है। भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है, पहले तो ये ध्यान रख लो। अब कर्तृवाच्य के कर्ता में होती है प्रथमा विभक्ति, कर्म में होती है द्वितीया विभक्ति, फिर कर्म के कर्ता में होती है तृतीया विभक्ति, और कर्म के कर्म में होती है प्रथमा विभक्ति, और भाव के कर्ता में होती है तृतीया विभक्ति। कैसे याद रखोगे? बहुत साधारण है, देखो अब ऐसे याद रखो। पहले तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य सीक्वेंस में याद करना, तभी याद होगा आपको। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक है। अब इसमें कर्तृ में भी कर्ता कर्म लिख लेना, कर्म में भी कर्ता कर्म लिख लेना, और भाव में भी कर्ता लिख लेना। कर्म की जगह क्रॉस आ जाएगा क्योंकि कर्म होता ही नहीं है। फिर 1 2 3 1 3, क्योंकि 2 नंबर है ही नहीं कर्म, ठीक है। 1 2 3 1 3, लेकिन ये एक ही कंडीशन पे सही बैठेगी ट्रिक, जब आपने इसी सीक्वेंस में इन सबको लिखा हो। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृ में कर्ता कर्म, कर्म में कर्ता कर्म, और भाव में केवल कर्ता कर्म होता ही नहीं है। जब आपने इस सीक्वेंस में लिखा है तो आप देखें 1 2 3 1 3, ऐसे याद कर लें तो आपको अब आसानी से याद हो जाएगा। जब आप रफ वर्क में लिखेंगे कि कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति प्रथमा, कर्म में कौन सी विभक्ति द्वितीया, कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी तृतीया, और कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति प्रथमा, भाववाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति, और भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है। अब आपसे यहां तो फिर भी कम दिया है, इस छोटी सी चीज से हमने सभी समझ लिया वाच्य का। यहाँ पे ये तो लिखा है, जब त प्रत्यय का प्रयोग होगा, क्रियते होगा, तब कर्तरी में तृतीया, कर्तरी में तृतीया, ये देखिए कर्तरी में तृतीया, और कर्म में प्रथमा, कर्म में प्रथमा होती है। यथा जैसे बालकः पाठम पठति, बालक पाठ पढ़ता है, ये तो है कर्तृवाच्य, बालक पाठ पढ़ता है कर्तृवाच्य है। अब यहाँ पे अगर कर्तृवाच्य को भी देखें, हम अपना ये जांच करने की कोशिश करें क्या हमने सही लिखा है, तो कर्तृवाच्य के कर्ता में यानी बालक में यहाँ विभक्ति कौन सी दिख रही है आपको? प्रथमा, बालकः, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति। फिर इसके कर्म में कौन सी विभक्ति है? पाठम, द्वितीय विभक्ति, ठीक है। तो यहाँ कर्म में क्या है? द्वितीय विभक्ति, तो ये हमारा ठीक बैठ रहा है। तो कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथम, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। बालकेन पाठः पठितः, अब है ये कर्मवाच्य का उदाहरण बन गया। कारण दो चीजें इसमें हुई, एक तो हुआ कि कर्ता और कर्म की विभक्तियां चेंज हो गई, ठीक है। जहां कर्ता में प्रथम विभक्ति थी वहां कर्ता में हो गई तृतीय विभक्ति, जहां कर्म में द्वितीय विभक्ति थी वहां कर्म में हो गई प्रथमा विभक्ति, ठीक है। तो ये तृतीय हुई, ये प्रथमा हुई। पहला काम तो हुआ विभक्ति चेंज का। दूसरा काम हुआ पठितः, यहां तो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है पठ धातु में, इसलिए यहाँ पे कर्मवाच्य का ये उदाहरण बन गया। अब त प्रत्ययस्य प्रयोगः त्रिषु लिंगेषु भवति, त प्रत्यय का प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। हमने पहले भी बात की थी एक बार कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, हिंदी में 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो त प्रत्यय का प्रयोग तीनों ही लिंगों में होता है, इसमें कोई भी वो दिक्कत नहीं है। रूप निर्माण कैसे होता है? धातु और त प्रत्यय मिलकर के जो रूप बनता है, जैसे यहाँ क्री है, क्री धातु और प्रत्यय क्या है? त, और ये बन गया कृतः, ठीक है। अब ये कृतः कैसे बना, इतना सा एक तो थोड़ा बहुत तो बता देती हूँ, बहुत ज्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है। तह में से त शेष रहता है, क्या शेष रहता है? त, बाकी कहाँ जाता है? बाकी सबका लोप हो जाता है बहुत सूत्रों के माध्यम से।
ये शेष रहता है। अब कृत इस तरह से तो बन रहा है, विसर्ग कहाँ से आ गई और ये त पूरा कैसे हो गया, तो ये हुआ रूप के कारण कि इसके पुल्लिंग में कैसे रूप चले, स्त्रीलिंग में किस तरह के रूप चले और नपुंसक लिंग में किस तरह के रूप चले, तो ये रूप बनने के कारण इस प्रकार से बन गया ये सूत्रों के माध्यम से। ठीक है, अब क्रम देखिए, यहाँ पे मूल धातुएं दी हुई हैं, त प्रत्यय का प्रयोग दिया है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में कैसे रूप बनेंगे वो बताया हुआ है। जैसे युज धातु है, त प्रत्यय जब लगाया तो युक्त शब्द बना और पुल्लिंग में इसके रूप चले युक्तः, स्त्रीलिंग में चले युक्ता और नपुंसक लिंग में चले युक्तम। अब एक चीज यहाँ मैं क्लियर कर दे रही हूँ आपको कि आपको इस प्रत्यय के लगने के संपूर्ण नियम मैं यहाँ नहीं बताऊंगी। उसका कारण यही है कि आपको अभी उस लेवल तक जाने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि आप 8वीं ही कक्षा में हैं और 8वीं कक्षा का प्रश्न पत्र आपकी पुस्तक से ही बनता है कि जितने उदाहरण आपकी पुस्तक में दिए हैं वही आपके लिए पर्याप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर संपूर्ण नियम व्याकरण के नहीं दिए जाते, क्योंकि संपूर्ण नियम यही दे दिए जाएं तो फिर बड़ी कक्षाओं का क्या महत्व रह जाएगा। तो अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं ही बताऊंगी ताकि आप कंफ्यूज भी नहीं हो, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे तो बहुत सी चीजों का बदलाव हुआ है, बहुत से वर्ण आपस में बदले हैं और यहाँ इट ई का आगम हुआ है, सेट धातुओं का प्रयोग, तो ये बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा आपके लिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपको बताए जाने की आवश्यकता है। फिर भी आप में से कोई अगर जिज्ञासु बच्चा हो, अगर आगे भी फ्यूचर में ये लेकर चल रहा हो कि मुझे संस्कृत ही पढ़नी है, तो इनके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगी व्याकरण की, उसमें आप देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए आपको मेरी जो सलाह है वो यही रहेगी कि आपके यहाँ जितने उदाहरण दिए हैं उसको एक बार के लिए याद कर ले एक तरह से, और थोड़ा बहुत जितना दिया है उसको याद कर ले। याद करने से मतलब कि आपको ये पता हो कि त प्रत्यय का प्रयोग कब होता है, जब भूतकाल के अर्थ में वाक्य बनाया जा रहा है और वो कर्मवाचक में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से कर्मवाचक में परिवर्तित करते हुए जो विभक्तियों का परिवर्तन हुआ त प्रत्यय लगने पे, ये सब आपको याद करना है बस। और उसके साथ साथ ये जो उदाहरण दिए ये जस के तस आप याद कर लें। एक बार दिक्कत आएगी लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक बार के लिए आप देखें, युद्ध से अगर आपने युक्त याद कर लिया, इतना ही याद करना है कि युद्ध में त प्रत्यय अगर लगाया तो युक्त बना। अब पुल्लिंग में विसर्ग लगा दी युक्तः, स्त्रीलिंग में युक्ता कर दिया और नपुंसक लिंग में युक्तम कर दिया, कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। फिर जैसे भू, त प्रत्यय लगाया तो भूत, बहुत आसानी से आप ये तो बोल सकते हो, याद भी रह जाएगा। फिर वही यहाँ विसर्ग लगा दी, यहाँ आ की मात्रा लगा दी, यहाँ मकार लगा दिया, भूतः भूतः भूतम। फिर विष में, अब अगर विष्ट आप याद कर लें, यहाँ पे परिवर्तन हुआ है व्यंजन का, तो वो अब उसी नियम पे मैं नहीं जाऊंगी। तो विष धातु में जब त प्रत्यय लगाया तो विष्ट याद कर ले, फिर विष्ट याद हो जाएगा तो विष्टः विष्टा विष्टम, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। दा में अगर त प्रत्यय लगाया तो दत्तः, दत्त शब्द बनेगा, दत्तः दत्ता दत्तम, इस प्रकार से ये बन जाएगा। फिर रक्ष में यहाँ ए टी का आगम हुआ है, वही बात, त प्रत्यय लगाएंगे तो रक्षित बनेगा और रक्षितः रक्षिता रक्षितम, इस प्रकार से आप इसको याद करें। तो मेरी आपको वही सलाह रहेगी कि आप याद कर लें, वही ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके डीप नियमों में पढ़ने के कि ये क्यों हुआ, है ना, या ई कहाँ से आ गया, इटी का आगम क्या हुआ, सट धातु क्या हुई, या मैडम ऐसे क्यों बोल रही थी। तो ये आपको इसीलिए कह रही हूँ कि आपको बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है अभी, ये आगे की कक्षाओं के लिए होता है। तो अगर आप आगे संस्कृत पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इन नियमों को भी पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए आप याद कर लें। चलिए आगे देखते हैं आप और क्या दिया हुआ है व्याकरणिक कार्य में। आगे आपके प्रत्यय दिया हुआ है क्षत्रि प्रत्यय। क्षत्रि प्रत्ययस्य प्रयोगः वर्तमान काले कार्यं कुर्वन्तः जनम पदार्थम वा बोधयति। क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल में कार्य कर रहे जन अथवा पदार्थ में सूचित होता है, उसके माध्यम से जाना जाता है। अस्य प्रयोगः केवलम परस्मैपदिभिः धातुभिः सह भवति। इसका प्रयोग केवल परस्मै पद की धातुओं के साथ होता है। अस्य प्रयोगः त्रिषु लिंगेषु भवति। इसका प्रयोग भी तीनों लिंगों में होता है। तो ये मुझे अब दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है परस्मै पद क्या है, क्योंकि हम बहुत डिटेल में इस पे बात कर चुके हैं। परस्मै पद, आत्मनेपद, उभय पद, है ना। तो ये आप पीछे की वीडियोस में जाके देख लें अगर नहीं देखा है तो। रूप निर्माण की अगर बात करें तो धातु और क्षत्रि प्रत्यय मिलकर के कैसे रूप बनेंगे, पठ प्लस क्षत्रि, तो ये बन जाएगा पठन। अब वही बात कि कैसे बना, क्षत्रि से अत शेष रहता है, क्षत्रि से अत शेष रहता है और फिर इसके तीनों लिंगों में जब रूप चलते हैं
अलग अलग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में जब रूप चले तो रूप के आधार पे इसका परिवर्तन हो जाता है स्वरूप का। खैर अब देखते हैं क्रम की बात। तो मूल धातु यहाँ दी हुई है, दृश्य जैसे धातु है, दृश्य का अर्थ देखना। लट लकार की अगर बात करें, अब लट लकार की बात यहाँ क्यों की? क्योंकि इन्होंने पहली पंक्ति में कह दिया था क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ में होता है। तो वर्तमान काल के लिए आप लकार कौन सा प्रयोग करते हो? लट लकार। ये भी हमने बात की हुई है पहले कि पट्टी, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाव, पठाम, ये क्या है? लट लकार के स्वरूप है, यानी वर्तमान काल के। तो यहाँ इसलिए लट लकार का रूप दिया हुआ है कि अगर दृश्य धातु को देखें लट लकार में तो बनता है पश्यति, पश्यति, पश्यत, पश्यंती, इस प्रकार से। लेकिन अगर क्षत्रिय प्रत्यांत पद की बात करें, क्षत्रिय प्रत्यय से जिसका अंत हो तो क्या बन जाएगा? पश्यन। क्या बन जाएगा? पश्यन। क्री धातु करोति बनता है लट लकार में और यहां बन जाएगा कुर्वन। ज्या धातु यानी जानना, तो यहां बनता है जानाति और यहां बन जाएगा जानन। याद करना है, फिर से बोल रही हूं। इश धातु की अगर बात करें यानी इच्छा करना, तो यहाँ लट लकार में बनता है इच्छति, लेकिन क्षत्रिय प्रत्यय लगा देंगे तो ये क्या पद बन जाएगा? इच्छन। गम धातु की अगर बात करें तो लट लकार में होता है गच्छति और क्षत्रिय प्रत्यय से अगर इसका अंत हो तो क्या होगा? गच्छन। तो ये आपको याद करना है। अर्थ दोनों का सेम है, देखो ये इसीलिए दिया हुआ है। लट लकार पश्यति का जो अर्थ है वही अर्थ पश्यन का है। जैसे पश्यति का अर्थ देख रहा है या देख रही है, देखता है या देखती है, वही अर्थ यहाँ पे है। देख रहा है, देख रही है, देखता है या देखती है। करोति करता है या करती है, कुर्वन भी करता है या करती है। तो अर्थ दोनों का एक ही होगा क्योंकि ये भी वर्तमान काल का अर्थ दे रहे हैं और लट लकार तो होता ही वर्तमान काल के लिए है। तो इस प्रकार से जो भी उदाहरण आपके यहाँ दिए हुए हैं, जो एग्जाम्पल्स यहाँ आपको दिए हैं, केवल उतने ही याद करें क्योंकि आपकी परीक्षा में केवल इन्हीं में से प्रश्न आएंगे, आपको अलग से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए हमें डीप नियमों में नहीं पढ़ना है फिलहाल के लिए। चलिए, ये था आपका इस अध्याय का व्याकरणिक कार्य। मिलते हैं अगली वीडियो में इस अध्याय के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।